नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। एक आदमी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने, उसके अहंकार ने, उसकी नासमझी ने पूरे दुनिया का निजाम बदल कर रख दिया है। जी हां, हर गुजरते दिन के साथ दुनिया का सिस्टम बदलता जा रहा है। जिसकी कल्पना आप 2 साल पहले कर नहीं सकते थे, अब वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, यूरोप, यह कहा जाए ब्रिटेन और फ्रांस, चीन के करीब जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और इस सब की सिर्फ एक वजह है, डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने जिद, अहंकार और नासमझी की वजह से दुनिया भर पर टैरिफ लगा रहे हैं। नतीजा, यूरोप अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट, जब भारत और यूरोपीय यूनियन में ऐतिहासिक समझौता हुआ दोस्तों, तो उसके बाद यह सवाल देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पूछा गया कि यह जो समझौता हुआ है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में, क्या इसके पीछे वजह डोनाल्ड ट्रंप है? तो पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि हमने उस पर विचार नहीं किया, मगर आप और हम सब जानते हैं हकीकत क्या है। सुनिए पीयूष गोयल ने कहा क्या था। Thank you very much, Maria Tadeo, for Euronews. Minister, you have signed this deal now, and both sides agree, which is rare these days, that this is a win-win situation for both. I was wondering, however, India and the European Union share the fact that both countries were really hit by tariffs, both the European Union and now India, to 50% from the Trump administration. So I wonder, how much of a unifier beyond a win-win was the U.S. president? I don't think we even discussed this at any point of time. मगर दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह खबर सिर्फ भारत और यूरोपीय यूनियन तक सीमित नहीं है। इसके मायने बहुत बड़े हैं। इस खबर को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके जरिए दुनिया का निजाम बदल रहा है, दुनिया का पूरा सिस्टम बदल रहा है, और यह आने वाले दिनों में खासा मायने रखेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 27 जनवरी को चीन पहुंच गए थे, और यह मुलाकात बहुत मायने रखती है दोस्तों। इसके अलावा फ्रांस पहले ही चीन के बहुत करीब जा चुका है, और ये तमाम देश मानो डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा रहे हैं। यही नहीं, कनाडा और भारत, जिसके रिश्ते न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए थे। आपको याद होगा, कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी पृथकतावादी की हत्या होती है, और कनाडा सीधे तौर पर इसका दोष भारत पर मढ़ता है। उसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्ते बद से बदतर होते गए। मगर अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत का रुख कर रहे हैं। सही सुना आपने। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि कनाडा और भारत दोनों ट्रंप के टैरिफ से परेशान हैं। जहां भारत पूरी तरह से खामोश है और ट्रंप के टैरिफ्स का जवाब खुलकर नहीं दे रहा है, वहां कनाडा जो है खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। याद कीजिएगा, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था डावोस में। उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री मंच पर आए थे, और उन्होंने करारा कूटनीतिक तमाचा मारा था डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर। कनाडा जो अमेरिका पर पूरी तरह से आश्रित था, अब खुलकर अमेरिका के साथ बगावत कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका लगातार कनाडा की तौहीन कर रहा है। अमेरिका कनाडा से कह रहा है कि क्यों ना तुम हमारा 51st स्टेट बन जाओ, 51वां राज्य बन जाओ। अमेरिका की क्या महत्वाकांक्षाएं ग्रीनलैंड को लेकर, यह दुनिया से छुपी नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का जो पूरा रवैया है, यह दूसरी वजह है यूरोप और अमेरिका में जो तनाव चल रहा है उसके पीछे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह जो पूरा निजाम बदल रहा है, क्या वाकई इसके कुछ मायने हैं, या इस वक्त यह एक प्रक्रिया है जो आगे जाके मुकम्मल रूप लेगी? गौर फरमाए। असल में यह कोई साफ सुथरा नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, बल्कि एक उलझा हुआ रीबैलेंसिंग प्रोसेस है। अमेरिका के सहयोगी देश ट्रंप की टैरिफ नीति से परेशान होकर अपने नए बैकअप ऑप्शन बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका से पूरी तरह नाता भी नहीं तोड़ना चाहते। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से कि हो क्या रहा है। सबसे पहले, ट्रंप की टैरिफ नीति ने सहयोगियों को विकल्प ढूंढने पर मजबूर किया। ट्रंप ने सहयोगी देशों पर भी भारी टैरिफ लगाने या धमकी देने का रास्ता अपनाया। कनाडा, ईयू, भारत सभी प्रभावित हुए। इससे अमेरिका एक अनिश्चित और जोखिम भरा ट्रेड पार्टनर लगने लगा। नतीजा, देश अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय दूसरे बाजार और सप्लाई चेन ढूंढ रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों, मैंने जिक्र किया, यहां पर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला से, और यह भी अपने आप में काउंटरवेट है। गौर फरमाएं, भारत ईयू डील ने एक बड़ा काउंटरवेट बनाया। 27 जनवरी 2026 को भारत और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। करीब 2 अरब लोगों और दुनिया के लगभग 25% जीडीपी को जोड़ने वाला यह ट्रेड ब्लॉक है। इससे भारत और यूरोप दोनों की अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता घटती है, और इसी के मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल समझाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। इसके बाद तीसरा है बिंदु, ब्रिटेन का चीन की तरफ झुकाव, और इसके पीछे भी वजह है ट्रंप। गौर फरमाएं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा 8 साल बाद हो रही है। मकसद साफ है, एक ऐसे अमेरिका पर निर्भरता कम करना जो हर वक्त टैरिफ की धमकी देता है। ब्रिटेन अब अमेरिका, ईयू, भारत और चीन सबके साथ रिश्ते रखकर मल्टी एंकर मॉडल अपना रहा है। इसके अलावा फ्रांस और चीन का करीब आना, जी हां, मैक्रो और चीन नीति स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। क्या है मायने इस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के? गौर फरमाएं, फ्रांस का कहना है कि यूरोप को अमेरिका और चीन दोनों से अपने दम पर बात करनी चाहिए। मैक्रो चीन से व्यापार, निवेश और रूस पर दबाव जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यह चीन के पाले में जाना नहीं, बल्कि अमेरिका की लाइन आंख बंद करके न मानने का संकेत। तो ऐसे में दोस्तों, किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, किस तरह का नया सिस्टम बन रहा है, यह कहा जाए दुनिया का निजाम किस तरह से बदल रहा है? गौर फरमाएं। पहला, चीन केंद्रित दुनिया नहीं, बल्कि मल्टीपोलर हेजिंग या मल्टीपोलर दुनिया। पश्चिमी देश अमेरिका छोड़ नहीं रहे हैं, ये बस यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई एक देश उनके व्यापार को बंदी ना बना सके। अमेरिका, चीन, भारत, ईयू सब समानांतर पिलर बन रहे हैं। दूसरा, सुरक्षा और व्यापार अब अलग अलग ट्रैक पर। सुरक्षा, टेक यानी टेक्नोलॉजी और वैल्यूज के मुद्दे पर यूरोप अभी भी अमेरिका के साथ है, लेकिन ट्रेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वही देश चीन और भारत से डील करने को तैयार है, यानी एक ही देश के साथ 2 तरह के रिश्ते। भारत एक ब्रिज के रूप में उभर रहा है। जी हां, सही सुना आपने, यह भारत के लिए एक स्वर्णिम मौका है। अगर भारतीय हुक्मरान इसके मायनों को समझते हैं तो भारत को इसका बहुत फायदा होने वाला है, और भारत एक सेतु के, एक ब्रिज के तौर पर काम करेगा। कैसे? गौर फरमाएं। भारत ईयू डील भारत को चीन और अमेरिका दोनों का विकल्प बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केट और जियो इकोनॉमिक रोल में भारत की अहमियत बढ़ रही है। तो ऐसे में अमेरिका का क्या? इसमें दो राय नहीं दोस्तों कि अमेरिका अभी भी ताकतवर है, मगर आपको समझना पड़ेगा, हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की बखिया उधेड़ रहे हैं। अमेरिका एक दबंग के तौर पर काम कर रहा है, मगर उसके चलते दुनिया में उसकी साख गिर रही है। मसलन उन्होंने वेनेजुएला में घुस के वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप तो कर लिया, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करेंगे। मगर हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर आलोचना झेल रहे हैं। ये मत भूलिए, हाल ही में उनके एक और नागरिक को ट्रंप की पुलिस ने मौत की घाट उतार दिया, जिसका नाम था एलेक्स प्रेटी। एलेक्स प्रेटी को ट्रंप पुलिस ने मौत की घाट उतार दिया। नतीजा, जनता एक बार फिर सड़क पर उतर गई है। याद कीजिएगा,
कुछ दिनों पहले ट्रंप की उसी पुलिस ने, ICE ने रेने गुड नाम की एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। अब एलेक्स प्रेटी, और इन दोनों ही घटनाओं के बाद जनता सड़क पर है। यानी कि ट्रंप न सिर्फ दुनिया भर में विरोध का सामना कर रहे हैं, बल्कि अपने देश के अंदर भी उनके खिलाफ बगावत की आंधी जो है वो उग्र हो रही है, वो तेज हो रही है। लिहाजा आने वाले दिन उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जहां तक भारत की बात है, मैंने आपको बताया दोस्तों, भारत एक सेतु के तौर पर काम कर सकता है। ये जो भारत और EU के बीच में डील हुई है, ये बहुत मायने रखती है। भारत को दोनों हाथों से इसका फायदा उठाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री भी अब भारत आ रहे हैं और इसके भी बहुत मायने हैं। क्या मायने हैं, चलिए उस पर भी निगाह डालते हैं। यह दौरा सिर्फ डिप्लोमैटिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि भारत कनाडा रिश्तों के रीसेट और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन से सीधा जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, भारत और कनाडा के रिश्ते रीसेट हो रहे हैं, यानी कि एक बार फिर नए अंदाज में, नए तेवर में शुरू हो रहे हैं। कैसे, गौर फरमाएं। पिछले कुछ मुद्दे में खालिस्तान मुद्दे, राजनयिक तनाव और आपसी अविश्वास के कारण रिश्ते ठंडे पड़े थे। कार्नी का भारत आना संकेत है कि कनाडा अब टकराव से हटकर व्यावहारिक सहयोग की ओर लौटना चाहता है। भारत के लिए संदेश अहम है कि ओटावा अब घरेलू राजनीति से ऊपर उठकर राज्य से राज्य रिश्ते मजबूत करना चाहता है। यह कहा जाए कंट्री टू कंट्री रिश्ते मजबूत करना चाहता है, यानी कि स्थानीय तौर पर कनाडा और भारत के बीच में जो हो रहा है, घरेलू स्तर पर जो हो रहा है, माक्कानी ये नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत और कनाडा के रिश्तों पर कोई आंच आए। दूसरा अहम मुद्दा है ट्रंप फैक्टर। ट्रंप फैक्टर ने भी भारत और कनाडा के रिश्तों को दिशा दी है। कैसे, गौर फरमाएं। अमेरिका की टैरिफ और दबाव वाली नीति से कनाडा असहज है। ऐसे में भारत कनाडा के लिए बड़ा बाजार, भरोसेमंद लोकतांत्रिक पार्टनर और अमेरिका चीन के बीच एक संतुलन बिंदु बनता है। भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो पश्चिमी देशों के साथ अमेरिका निर्भरता घटाते हुए रिश्ते बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत की ऊर्जा जरूरतें, कनाडा के साथ अगर रिश्ते बढ़ते हैं, बेहतर होते हैं, तो भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकती हैं। कैसे, गौर फरमाएं। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम सप्लायर्स में से एक है। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी योजनाओं के लिए कनाडा एक स्थिर और भरोसेमंद स्रोत यानी सोर्स है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट आदि पर सहयोग भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत एक अहम स्थान, या यह कहा जाए केंद्र बिंदु जो है वो निभा सकता है। कैसे, गौर फरमाएं। कनाडा अब खुलकर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत को समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन रेजिलियंस और चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए मुख्य स्तंभ माना जा रहा है। यह दौरा भारत की भूमिका को और औपचारिक मान्यता देता है। दोस्तों, इसके अलावा माक्कानी चाइना भी जा रहे हैं, मगर चाइना जाने के बावजूद भारत के साथ वो अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो नहीं चाहते कि कनाडा पूरी तरह से चीन पर आश्रित हो, क्योंकि देखिए कनाडा और चाइना में एक बहुत बड़ा फर्क है और कनाडा और भारत में एक बहुत बड़ी समानता है। सबसे बड़ी बात, कनाडा एक लोकतंत्र है जो कि चाइना नहीं है। भारत भी एक लोकतंत्र है, चलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, मगर भारत भी एक लोकतंत्र है। लिहाजा लोकतंत्र के लिहाज से कनाडा भारत के करीब है। इसके अलावा भारतीय मूल के सिख बहुत बड़ी तादाद में कनाडा में रहते हैं। भारतीय मूल के पंजाबी बहुत बड़ी तादाद में कनाडा में रहते हैं, और यही वजह है कि कनाडा और भारत करीब हैं, और यही वजह है कि कनाडा चीन पर पूरी तरह से आश्रित नहीं होना चाहता। गौर फरमाएं। कनाडा चीन से रिश्ते मैनेज करना चाहता है, लेकिन अत्यधिक निर्भरता से बचना भी चाहता है। भारत इस रणनीति में एक स्वाभाविक विकल्प है और उसे फायदा हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए। भारत को इससे फायदा है क्योंकि वो खुद को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित कर सकता है। और यकीनन दोस्तों, इससे भारत के लिए कूटनीतिक फायदा क्यों? यूरोपीय यूनियन के साथ
ऐतिहासिक व्यापार समझौता। ब्रिटेन भी हमारी तरफ बढ़ रहा है, कनाडा भी हमारी तरफ बढ़ रहा है, फ्रांस के साथ पहले से ही भारत के अच्छे सामरिक रिश्ते हैं। यानी कि सीधे तौर पर भारत को इसका कूटनीतिक फायदा हो सकता है, मगर क्या हमारे हुक्मरान उसे दोनों हाथों से अर्जित करके उसका फायदा भारत को दिलवा सकते हैं? हमें इस पर निगाह रखनी होगी। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।